हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत भूगोल चल रहा था। भारत भूगोल में हम भारत में खनिज संसाधन पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने बताया था, जैसे रोमन साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में भी हमने बताया था आपको। ठीक है, तो उसमें दो कारण हमने बताए थे कि खनिज निक्षेप का क्षीण होना और मृदा अपरदन, दो चीज़ें हमने बताई थी। फिर हमने धात्विक खनिज फिर अधात्विक खनिज के बारे में बताया। इसके बाद खनिज पदार्थ ऊर्जा संसाधनों का स्थानिक वितरण। ठीक है, ये सब बताते हुए हम लास्ट वीडियो को समाप्त किए थे। ठीक है, आज की वीडियो ऊर्जा खनिज पर आधारित है, जिसमें शुरुआत करेंगे कोयला से। ठीक है, तो खनिज ईंधन क्या है? खनिज ईंधन ईंधन की गुणवत्ता से युक्त खनिजों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रेडियोधर्मी खनिज, ये सब इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले ऊर्जा खनिज पढ़ रहे हैं, तो ऊर्जा खनिज हम सबसे पहले कोयले की बात करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कोयला ही है ना, जो कि वाणिज्यिक ऊर्जा का भी प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो देखते हैं कोयले के बारे में, मतलब खनिज ऊर्जा ऊर्जा संसाधन के बारे में। ठीक है ना, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अभी बीपीएससी की टेस्ट सीरीज हम शुरू नहीं किए हैं, प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर ही चलाएंगे। ठीक है, तो हम उसे भी शुरू करेंगे, दिवाली बाद स्टार्ट करेंगे उसे। ठीक है, तब तक आप लोग इनको सुन के इनको याद करते रहिए। तो बात करते हैं कोयले की। कोयला क्या है? कोयला हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तरित शिला है। क्या है? कोयला हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तृत शिला है। ठीक है, सबसे पहली चीज, वनस्पति और जंतुओं का अवशेष भी है ये। हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तरित शैल है, शिला है। ये प्रश्न आ चुका, ये इस पे प्रश्न आ चुका है पहले। ठीक है, पहले वाले स्टेटमेंट पे हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तरित शिला है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी है। ध्यान रखना कि भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, मतलब भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है ये। ठीक है ना, इसका प्रयोग कोयले का आपको पता ही है कि ऊष्मा और प्रकाश की आपूर्ति के लिए किया जाता है, नॉर्मल सी बात है। फिर अच्छा, वनस्पति और जंतुओं का अवशेष जो है, वनस्पति व जंतुओं के कार्बनिक है, जो अवसादी शैलों में विभिन्न माध्यमों से एकत्र कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो वनस्पति जंतुओं के कार्बनिक अवशेष हैं ये, जो अवसादी शैलों में विभिन्न माध्यमों में एकत्र कर दिए जाते हैं। ठीक, ये चीज भी पता होनी चाहिए कि अवसादी शैलों में विभिन्न माध्यमों में उससे एकत्र कर दिए जाते हैं। तापगृहों में उत्पादित विद्युत ऊर्जा को संप्रेषण के द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा जाता है। इस पे भी प्रश्न था कि तापगृह में जो ऊर्जा, ये कोयले से जो विद्युत बन रही है,
इसको संप्रेषण के द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों तक भेजा जाता है। ये भी चीज ध्यान रखना है। एक फैक्ट और याद रखना ये कि भारत में जो डीजल विद्युत के प्रयोग से भारतीय रेल कोयले का सीधा और प्रत्यक्ष करने वाला ग्राहक कभी हुआ करता था, वो इस समय नहीं। ठीक है, यह कभी सबसे बड़ा उपभोक्ता हुआ करता था। चलिए अब इसके वितरण की बात करते हैं। गोंडवाना और तृतीय कल्प क्षेत्र में मिलता है। टर्शियरी कोयला क्षेत्र दो है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्शियरी कोयला क्षेत्र। तो भैया जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, इसका सबसे बड़ा योगदान है भारत में कोयले का। ठीक है, इसका योगदान कितना है? इसका योगदान है लगभग 98%। और टर्शियरी का कितना है? तो 2% होगा, है ना। तो 98% गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान है भारत में। अब इसके वितरण की अगर हम बात करेंगे गोंडवाना की, तो गोंडवाना उच्च श्रेणी का कोयला है ना। गोंडवाना क्या है? उच्च श्रेणी का कोयला है। इसमें राख की मात्रा भी कम होती है, ताप उत्पादक शक्ति अधिक है इसकी। राख की मात्रा कम, उच्च श्रेणी का होता है, ताप उत्पादक शक्ति अधिक होती है। बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है इसमें सबसे ज्यादा। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला क्षेत्र प्राप्त होता है। और बिटुमिनस में सल्फर की मात्रा जो होती है वो न्यून होती है, मतलब कम होती है। ठीक है, बिटुमिनस में जो सल्फर की मात्रा होती है वो कम होती है। गोंडवाना क्षेत्र में करीब 113 कोयला क्षेत्र हैं और इनमें से सिर्फ 80 क्षेत्र नहीं, पूरे भारत में 113 क्षेत्र हैं, जिसमें से देखा जाएगा तो 80 क्षेत्र कहाँ पे हैं? गोंडवाना कोयला क्षेत्र में ही स्थित है। ठीक है, भंडार की अगर हम बात करें तो ये 90% नहीं 98% है। ठीक है, अब इसके क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे गोंडवाना शैल तंत्र के, तो दामोदर घाटी है, सोन घाटी है, महानदी, गोदावरी, कान्हन, पेंच, वर्धा, सतपुड़ा और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। तो याद रखना है कि गोंडवाना शैल तंत्र दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, कान्हन, पेंच घाटी नदियां हैं ये, वर्धा, सतपुड़ा, राजमहल। ठीक है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब देखिए दामोदर घाटी वाला जो क्षेत्र है वो आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल और झारखंड में, है ना। वेस्ट बंगाल और झारखंड में पड़ता है आपको दामोदर घाटी क्षेत्र। सोन की बात करें, सोन घाटी आपका पड़ेगा एमपी प्लस कहाँ पे? छत्तीसगढ़, सीजी। तो सोन घाटी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मिलता है। महानदी आपका उड़ीसा में है। गोदावरी वाला जो क्षेत्र है वो आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश। वर्धा जो वर्धा नदी है, वर्धा घाटी है, ये पड़ती है आपकी महाराष्ट्र में। बाकी आप कान्हन मध्य प्रदेश, पेंच मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना। ठीक है, फिर राजमहल, सतपुड़ा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में फैली हुई है, तो जाहिर सी बात है उधर ही होगा। और राजमहल का भी। ठीक, अब देखिए इसमें कोयले 4 प्रकार के होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, है ना। तो एक कार्बन की मात्रा, इनके प्रकार भी हैं। तो पीट में 40% से कम कार्बन होता है, पीट में 40% से कम कार्बन होता है। और लिग्नाइट में होता है 40 से 55% तक कोयला को कार्बन। ठीक है, तो 40 से 55% लिग्नाइट में
कार्बन पाया जाता है, निकृष्ट कोयला होता है। तमिलनाडु का प्रथम स्थान है इसमें, ठीक है। तो तमिलनाडु प्रथम स्थान रखता है लिग्नाइट के उत्पादन में। फिर बिटुमिनस की बात करेंगे तो 55 से 80% कार्बन होता है इसमें, और एंथ्रेसाइट में 90 से 95% कार्बन होता है, और ये सबसे कठोर, चमकीला होता है और सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सा? एंथ्रेसाइट। तो इधर से इधर इनके गुणवत्ता क्रम है ना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो ऐसे रख लें, ए बी एल पी, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे अच्छा है, फिर उसके बाद उसका नंबर आएगा, फिर उसका नंबर आएगा, फिर उसका नंबर आएगा, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ठीक है। अब हम अगर कुल भंडार की बात करेंगे तो कुल भंडार हमारा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ऐसे हैं। झारखंड सबसे पहले भंडार की दृष्टि से देखा जाएगा तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश का नंबर आता है, ठीक। लेकिन अगर उत्पादन की बात करेंगे तो यहाँ से ये इधर, फिर ये, फिर ये, कैसे? छत्तीसगढ़ पहले, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। ये देखिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद तेलंगाना आता है, पश्चिम बंगाल हट जाता है उत्पादन में, ठीक है। ये चीजें हैं, उत्पादन और हमने भंडार दोनों बता दिए, ठीक। कुछ चीजें हैं, जैसे गोंडवाना जो कोयला क्षेत्र है, यहाँ का सबसे पुराना, गोंडवाना का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है भाई? रानीगंज। रानीगंज कहाँ पड़ता है आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा ही, ठीक है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी माना जाता है पश्चिम बंगाल, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, क्षेत्रफल के हिसाब से होगा, है ना। रानीगंज, रानीगंज कोयला क्षेत्र सबसे पुराना भी है, पश्चिम बंगाल में है और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी इसी में टर्शियरी की बात नहीं की, टर्शियरी की भी बात कर लेते हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र की बात करते हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र जो है भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी बाह्य क्षेत्र, उत्तरी बाह्य क्षेत्र मतलब उत्तरी बाह्य क्षेत्र आपका उत्तरी मतलब उत्तर की तरफ तो है ही है, लेकिन बाहर मतलब इससे अलग है ना। भारतीय प्रायद्वीप का ही भाग है ना आपका, आसाम, कार्बी एंगलोंग पठार, आसाम पठार उसको बोलते हैं। तो वो प्रायद्वीपी भाग, पठार का ही एक भाग है, जो कि भ्रंशन के द्वारा अलग हुआ है मालदा गैप से, मालदा गैप के थ्रू, मालदा गैप के द्वारा भ्रंशन से अलग हुआ है, वो प्रायद्वीप का ही भाग है। उसका नाम है कार्बी एंगलोंग पठार, आसाम पठार, ठीक है। तो टर्शियरी जो कोयला क्षेत्र है वो पाया जाता कहाँ पे? आसाम में मिलेगा, ध्यान रखना, मेघालय में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में भी मिलेगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में भी मिलता है। इसके अलावा सिक्किम, टर्शियरी कोयला क्षेत्र है आपके, कौन कौन सा? आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, ये आपके टर्शियरी कोयला क्षेत्र, ठीक। एक फैक्ट और है इसमें, एक होता है भूरा कोयला। भूरा कोयला कौन सा? लिग्नाइट वाला। भूरा, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी बोलते हैं। इसी भूरा कोयला लिग्नाइट
को ही बोलते हैं, ध्यान रखना इसका। तो तमिलनाडु में हम बताया सबसे ज़्यादा पहला स्थान रखते हैं तमिलनाडु, फिर गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, ये सब थोड़े से ध्यान रखना है, ठीक। तो तमिलनाडु बताया था, गुजरात हो गया आपको, राजस्थान हो गए, ठीक। फिर जम्मू कश्मीर में भी मिलेगा भूरा कोयला लिग्नाइट वाला, और पांडिचेरी भी है, ठीक है। तो ये चीजें कोयले के लिए थी, ठीक है। और देखें तो यहाँ पे आपने देखा कि कार्बन की मात्रा जैसे जैसे कम होती जाती है, उनकी गुणवत्ता भी वैसे वैसे घटती जाती है, ठीक है। तो रासायनिक दृष्टि से कार्बन जो है कोयले को रंग और ऊष्मीय क्षमता प्रदान करता है, कौन? कार्बन, ठीक है ना। और उष्णता और अशुद्धता के आधार पे ये बंटवारा है इनका, कोयले का जो बंटवारा है वो कैसे है? उष्णता और अशुद्धता के आधार पे, ठीक है। फिर एक है कोरबा कोयला क्षेत्र, ये कहाँ है? कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है ना। छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला क्षेत्र जो है वो हसदेव नदी बेसिन है, हसदेव नदी बेसिन है, ठीक है। यहाँ पे है कोरबा कोयला क्षेत्र, हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और भी है हमारे कोयला क्षेत्र, जैसे तलचर, तलचर कहाँ है? तलचर तो उड़ीसा में पड़ता है, तलचर नहीं, नाम इसका है तालचिर, ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है। यह है ब्राह्मणी नदी घाटी, यहाँ पे पड़ती है, ब्राह्मणी नदी घाटी है ये। तलचर वाला जो क्षेत्र होता है वो ब्राह्मणी नदी घाटी में है। इसका जो प्रबंध की बात अगर करें तो कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी है महानदी कोल फील्ड लिमिटेड। इसका प्रबंध कौन करता है? प्रबंध करता है, प्रबंधन का काम कौन कर रहा है? महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड इसका प्रबंधन करती तलचर कोयला क्षेत्र का, जो ब्राह्मणी नदी घाटी में है। और ये जो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड है, ये कोल इंडिया लिमिटेड CIL, कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी है, ठीक है। आगे है नामचिक नामकुफ, है ना, नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र, ये कहाँ पे है? हमने अरुणाचल प्रदेश का नाम लिया था, तो ध्यान रखना प्रश्न में अरुणाचल प्रदेश सीधे नहीं हो सकता, तो ये जरूर आ जाएगा नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित? तो अरुणाचल में है। अरुणाचल में भी पूछा जाए कहाँ, तो चांगलांग जिला है, अरुणाचल के चांगलांग जिले में है नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र, ठीक है। लिग्नाइट की भी लिग्नाइट की जो हम बात किए थे, लिग्नाइट कहाँ गए? ये लिग्नाइट तमिलनाडु पहला स्थान रखता है। तो इस समय लिग्नाइट कोयले का उत्पादन नेवेली में किया जाता है, नेवेली, नेवेली तमिलनाडु में है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। एक है शेल गैस, क्या है ये? शेल गैस देख लेते हैं। तो शेल गैस जो है ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, गैर परंपरागत है ये, पहली बात तो ये हो गया। गैर परंपरागत है। शेल गैस में क्या क्या आता है? ये प्रश्न आ चुका है पहले। तो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है, ब्यूटेन नाम है, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो है शेल गैस में मिलते हैं,
शेल गैस जो है इन्हीं का मिश्रण है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का। ठीक है। अब शेल गैस के अगर हम क्षेत्र की बात करेंगे भारत में, तो सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र, आपको सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र जो कि आसाम, गुजरात, राजस्थान में फैला हुआ है। आसाम, गुजरात, राजस्थान में फैला हुआ सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है। अब कोयले के बारे में अगर हम पढ़े हैं तो हमें इसकी समस्याएं भी जाननी जरूरी हैं। कोयला उद्योग की समस्याएं क्या हो सकती हैं? कोयला उद्योग की समस्या क्या है? सबसे पहली बात कि निम्न कोटि का है, निम्न कोटि है। ठीक है। निम्न कोटि का कोयला, फिर धुलाई मतलब परिवहन जो करते हैं ना, परिवहन संसाधनों की उपयोग क्षमता में भी कमी है। फिर कोकिंग कोयला का बढ़ता आयात, कोकिंग कोयला का बढ़ता आयात ऑस्ट्रेलिया से मंगाते ना। फिर कोयले के स्थानांतरण में भी बाधा है, इसके स्थानांतरण में बाधा आती है। फिर कार्य संचालन में लागतें भी बहुत आती हैं इसकी, कार्य संचालन में लागत भी बहुत है इसकी। ठीक है। तो ये सारी इसकी समस्या है। निम्न कोटि क्या है? धुलाई संसाधनों के उपयोग क्षमता में कमी, मतलब परिवहन क्षमता में कमी है। कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात है, और कोयले के स्थानांतरण में बाधा, साथ में कार्य संचालन की लागत भी अधिक है। ठीक है। ये हो गया आपका कोयले का। अब आगे देखेंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। चलिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में देखते हैं क्या है भाई। पेट्रोलियम जो है हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक होता है। पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक होता है, साथ में अवसादी शैलों में मिलता है, मतलब टर्शियरी काल की अपनतियों, है ना, अवसादी शैलों में मिलता है, तो टर्शियरी काल की अपनतियों और भ्रंश फंदों में पाए जाते हैं। ठीक है। टर्शियरी काल की अपनतियों और भ्रंश फंदों में पाए जाते हैं, जो कि अवसादी शैल है। ध्यान रखना है इस चीज का। दूसरी चीज है पेट्रोलियम बहुमुखी उपयोगिता के कारण इसको तरल सोना भी कहा जाता है। बहुमुखी उपयोगिता है इसकी, तो इसे तरल सोना भी कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो 1860 में आसाम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा मार्घेरिटा है, आसाम में पड़ता है, ध्यान रखना, मार्घेरिटा क्षेत्र है। तो सबसे पहले आसाम रेलवे ट्रेडिंग कंपनी ने कहाँ पे? मार्घेरिटा के पास में 1860 में पता लगाया था। किसका? पेट्रोलियम का। ठीक है। पता तो लगा 1860 में सबसे पहले मार्घेरिटा में असम रेलवे ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा। लेकिन 1867 में पहला तेल कुआं माकूम में खोला गया। माकूम आसाम में ही पड़ता होगा। तो 1867 में पहला तेल कुआं खोदा गया। अब सबसे पुराने तेल भंडार की अगर हम बात करेंगे तो ये पड़ेगा डिगबोई। डिगबोई असम में ही है, ब्रह्मपुत्र घाटी है ये। तो ब्रह्मपुत्र घाटी में डिगबोई है, वो जो है सबसे पुराना तेल क्षेत्र माना जाता है, तेल भंडार। ठीक है। सबसे पुराना तेल भंडार डिगबोई आसाम का माना जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। एक चीज है कि जैसे इसका उपयोग किसमें करते हैं, इसके उपयोग की भी बात होनी चाहिए। तो इसका उपयोग हम साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक, अन्य प्रसाधन मतलब जो क्या होते हैं, मेकअप होते हैं, उनके उत्पाद बनाने में इनका उपयोग करते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नोवा है, पहले प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जान जाते हैं।
तो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कहाँ? ब्रह्मपुत्र, गुजरात का तट, पश्चिमी तट का अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी तट का अपतटीय क्षेत्र इसमें आते हैं। यहाँ सब प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है हमारे, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र घाटी की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे कौन कौन से हैं? डिगबोई, ठीक है, अच्छा, नोआ है, डिरलिंग, बूढ़ी डिरलिंग, कौन कौन सी? डिरलिंग, बूढ़ी डिरलिंग, नोवा, डिगबोई, नाहरकटिया, हगरी जनमोरान, रुद्रसागर, लकवा सुरमा घाटी, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो नोवा डिरलिंग, बूढ़ी डिरलिंग है, ये घाटियां पड़ती हैं डिब्रूगढ़, शिवसागर जिला, असम में। ब्रह्मपुत्र घाटी के तेल उत्पादक हैं। इसमें डिगबोई, नाहर, कटिया, हगरी जनमोरान, रुद्रसागर, लकवा, सुरमा घाटी, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। असम में ही नून माटी तेल शोधनशाला है, IOC के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा। नून माटी तेल शोधनशाला IOC के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसे मिलान करने के लिए आ सकता है, नून माटी तेल शोधनशाला दे दिया गया, फिर IOCL या फिर किसी और का नाम दे दिया जाए, ठीक है। फिर एक और है, असम में ही नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला। तो ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में ही है ये सब, नूनमाटी हो या नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला हो, चाहे डिगबोई, नाहरकटिया, हगरी जनमोरान, रुद्रसागर, लकवा और सुरमा घाटी, ठीक, ये सब ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में ही आते हैं। तो नुमालीगढ़ भी आपका आसाम में पड़ता है, ठीक है ना, नुमालीगढ़ आसाम में ही पड़ता है, ठीक। अब हम बात करें गुजरात तट की, तो गुजरात तट में भी कुछ होगा, उसको देखते हैं। गुजरात देखिए, मेहसाना उत्तर में, इसका विस्तार गुजरात तट का मेहसाना है, मेहसाना नॉर्थ में पड़ेगा, और साउथ में पड़ेगा रत्नागिरी। रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। ये है इसका विस्तार। तो गुजरात तट का जो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है वो अंकलेश्वर है और लुनेज, अंकलेश्वर, लुनेज, फिर कलोल आएगा। अब कलोल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कई सारे क्षेत्र हैं, कई सारे एरियाज आएंगे। कौन कौन से हैं? नवग्राम, कलोल में नवग्राम, धोलका, सुमासन, कोसंबा। कलोल वाले एरिया में नवग्राम, धोलका, सुमासन और कोसंबा, ठीक है। तो ध्यान रखना कलोल क्षेत्र में कौन कौन से हैं, नवग्राम, धोलका और सुमासन और कोसंबा। इसके बाद फिर कोयली तेल शोधन तेल क्षेत्र, कोयली है ना, कोयली है। फिर इसी क्षेत्र में एक निजी क्षेत्र का भी है, जामनगर में। जामनगर भी गुजरात में ही आता है ना, गुजरात का एक जिला है जामनगर। यहाँ पे रिलायंस का प्लांट है, विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है जामनगर की, ठीक है। जामनगर वाली जो रिफाइनरी है रिलायंस के द्वारा लगाई गई, ये विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है, ठीक है। चलिए, अब ये हो गए ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट। तो अब बात करेंगे हम पश्चिमी तट की। पश्चिमी तट का अपतटीय क्षेत्र है, ध्यान रखना। तो पश्चिमी तट के अपतटीय क्षेत्र में बॉम्बे हाई वाला क्षेत्र आएगा भाई, बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई में रूस और भारत की संयुक्त टीम द्वारा खोजा गया था 1965 में। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र 1965 में खोजा गया है, रूस और भारत की संयुक्त टीम के द्वारा खोजा गया 65 में, लेकिन खुदाई जब हुई इसकी तो 1975 है,
ये भी ध्यान रखना। फिर इसी में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में बसीन भी आएगा, बसीन क्षेत्र है ना। फिर अलिया बेट, खड़िया बेट, अलिया बेट, ये सब नाम सुने होंगे, ठीक है। तो अलिया बेट जो पड़ता है, ये पड़ता है खंबात की खाड़ी वाले एरिया में, ठीक है। तो अलिया बेट खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक। अब अंत में बचता है पूर्वी तट का अपतटीय क्षेत्र। ये कहाँ पे है भाई? ये है गोदावरी कृष्णा कावेरी डेल्टा में पड़ेगा। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी वाले डेल्टा में मिलेगा। इसमें नारीमानम, कोइरल, कालापल्ली, नारीमानम, कोइरल, कालापल्ली क्षेत्र आपका पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है, जो कि गोदावरी कृष्णा कावेरी डेल्टा में पड़ता है, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखनी, ये चारों क्षेत्र हमने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें नून माटी हम आ गए थे। देखिए लुनेज तेल क्षेत्र कहाँ है? खंबात की खाड़ी गुजरात में। खंबात की खाड़ी किस सिरे पे पड़ता है? ये गुजरात में है, ठीक। फिर कोयली IOCL का है, ये भी गुजरात में पड़ेगा, हमने बता दिया तो पहले ही। ये रूस भारत संयुक्त टीम बाई बॉम्बे हाई खोजे थे। कावेरी बेसिन का नारीमानम है, कोइरल कालापल्ली हमने अभी बताया, इसको उत्पादन किया जाता है कच्चे तेल का, नारीमानम और कोइरल कालापल्ली। पंजाब में एक जगह है ज्वालामुखी क्षेत्र, ये जगह है ज्वालामुखी क्षेत्र है, यहाँ पे भी तेल पाया जाता है, ठीक है। फिर कच्चे तेल के खनिज भंडार हैं ज्वालामुखी क्षेत्र आपके, ठीक है, पंजाब में। फिर मंगला भाग्यम है, शक्ति है, ऐश्वर्या है, बाड़मेर, सांचौर बेसिन कहाँ पे? राजस्थान में ना, क्योंकि बाड़मेर आपका राजस्थान में पड़ता है। तो मंगला भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या, ये बाड़मेर और सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन में मंगला भाग्यम, शक्ति, ऐश्वर्या पड़ते हैं, ठीक। चलिए खोजे गए तेल क्षेत्र हैं ये। आगे भी है। अब तटीय क्षेत्रों के तेल भंडार पर भारत सरकार का नियंत्रण होता है, ये भी ध्यान रखना। अब तटीय क्षेत्र हमने बताया पूर्वी घाट का अपतटीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट का अपतटीय क्षेत्र, तो उसमें भारत सरकार का नियंत्रण रहता है, ठीक है। पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो कहाँ पे होता है? बॉम्बे हाई में ही होता है। बॉम्बे हाई में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादक राज्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान आएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बरौनी तेल शोधन बिहार की एकमात्र तेल शोधनशाला है, बरौनी में, ध्यान रखना इसका। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो बरौनी कौन चला रहा है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मतलब IOC तेल शोधनशाला कहाँ पे है? बिहार में पड़ती है, ठीक है। ये प्रश्न आ चुका है, ये बरौनी किसकी है, फिर ये विशाखापत्तनम में किसका है, मथुरा का किसका है, ठीक है। तो ये प्रश्न आ चुका है पहले। तो भाई विशाखापत्तनम हिंदुस्तान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL का है। HPCL का विशाखापत्तनम में है, उत्तर प्रदेश में मथुरा में है एक, ठीक है। फिर ताती पाका कहाँ है? ताती पाका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। पानीपत रिफाइनरी भी हरियाणा में है। बीना मध्य प्रदेश में है, बीना रिफाइनरी, ठीक है। एक
योजना है कि भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से अलग रखने के लिए भारत ने क्या किया, इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की। भारत ने कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से अपने आप को अलग रखने के लिए इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की, जो कि 3 जगह पे है। कहाँ कहाँ? विशाखापत्तनम में है, मंगलौर में है, पादुर में है। ठीक है, इनका चयन किया गया है। अब लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि भारत में पहला भयानक ऊर्जा संकट आया था 1973 में। 1973 में पहला भयानक वाला ऊर्जा संकट आया था भारत में। ठीक, अब भारत में तेल अन्वेषण मतलब खोज का काम कौन करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ONGC करता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, और ONGC, ये दोनों तेल अन्वेषण का काम करते हैं। ठीक है, एक योजना रही है हाइड्रोजन विजन, ये प्रश्न आ चुका पहले, ये पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित था। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है ना। चलिए आगे देखते हैं, प्राकृतिक गैस की बात करेंगे अब हम। ये है प्राकृतिक गैस की बात करेंगे। प्राकृतिक गैस जो है, इसका खोज और उत्पादन का काम ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा तथा प्रसंस्करण, संप्रेषण, वितरण का काम गेल करता है। खोज और उत्पादन का काम तो ONGC और ऑयल का है, ऑयल इंडिया लिमिटेड का, लेकिन जो संप्रेषण, प्रसंस्करण और वितरण का काम है, ये काम करता है गेल। गेल कौन? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, महारत्न का दर्जा प्राप्त कंपनी है ना गेल, भेल, सेल, गेल ऐसे हैं। ONGC भी है इसमें, IOCL है ना, ऐसे हैं। तो इनकी एक लिस्ट ध्यान रखनी है। चलिए, फिर भी इतना ध्यान रखना है। बात करेंगे प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार बम्बई हाई, है ना, सबसे बड़ा भंडार बम्बई हाई और बसीन क्षेत्र में मिलता है। फिर इसके अलावा कहाँ भाई, नाहरकटिया, हगरीजन, मोरान वाला एरिया हमने वही बताया था तेल वाले में, ये आसाम में पड़ते हैं। नाहरकटिया, हगरीजन, मोरान या फिर मोरान नाम आ जाए तो आसाम में पड़ेगा। जगतिया और गोधा की बात करेंगे तो गुजरात में आएगा। मंगमडम और अवाडी, विरुगंबकम, क्या है, मंगमडम, अवाडी, विरुगंबकम आपका पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ पे देखिए लिखा गया। ठीक, बरानुरा आपका त्रिपुरा में है, ध्यान रखना। मंगमडम, अवाडी, विरुगंबकम नाम है, तमिलनाडु में है। बरानुरा आपका त्रिपुरा में पड़ता है। फिर बाड़मेर और चरस वाला ये पड़ता है आपका राजस्थान, बाड़मेर सांचौर बेसिन में हमने बताया था। ठीक है, फिर नामचिक और मियाओपुंग, नामचिक का नाम हमने लिया था कोयला के लिए, नामचिक, नामकुफ, अरुणाचल प्रदेश। तो नामचिक और मियाओपुंग गैस प्राकृतिक गैस के लिए हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो नामचिक, नामकुफ कोयला क्षेत्र है, नामचिक, मियाओपुंग अरुणाचल प्रदेश में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए। एक पाइपलाइन है प्राकृतिक गैस, अच्छा, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, HBJ, ये तो HBJ, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन गेल द्वारा निर्मित है। ये प्रश्न आ चुका है पहले। ठीक है, तो गेल द्वारा निर्मित है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, जो कि दक्षिणी बेसिन से तेल का परिवहन करता है।
दक्षिणी बेसिन से तेल का परिवहन करता है, ठीक है, जो कि कहाँ पे है ये दक्षिणी बेसिन, आपका पड़ता बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र में। बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित दक्षिणी बेसिन क्षेत्र से तेल गैस का प्राकृतिक गैस का परिवहन, तेल का परिवहन हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है, जो गेल के द्वारा निर्मित, गेल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। एक चीज है कि 2016 से क्या था कि पहले NELP होता था, अब है HELP, HELP लागू की गई योजना। तो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी है इसका फुल फॉर्म, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी इसका फुल फॉर्म है, जो कि 2016 से चलाई जा रही है, ठीक है। इतना हो गया अभी का वीडियो, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। और दिवाली के बाद हम स्टार्ट करेंगे बिहार BPSC के लिए टेस्ट, जैसे UPSC के समय पे किए थे वैसे ही BPSC के भी समय पे हम टेस्ट पेपर चलाएंगे, और वो टेस्ट पेपर YouTube पे चलेगा, ठीक है। और उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो फायदा वो आपको मिलेगा उसका, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।